मौलाना साद से जुड़े 5 करीबियों के पासपोर्ट क्राइम ब्रांच ने जब्त कर लिए हैं। सभी पर केस दर्ज है। बताया गया कि इन सभी के देश छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये 5 वही लोग हैं जिनके मरकज के हर मामले में रजामंदी जरूरी होती है। दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। दीपक, क्या जानकारी? देखिए, काफी नजदीकी है ये लोग और मरकज से जुड़ी हर जानकारी इनको पता है और इसी वजह से क्राइम ब्रांच ने उनको एहतियातन जो है उनके पासपोर्ट जब्त किए हैं ताकि वो कहीं देश छोड़कर भागने की फिराक में ना हो, क्योंकि विमान सेवा इस वक्त शुरू हो चुकी है और कहीं भी किसी तरह से ये लोग जा सकते हैं। और इसी के मद्देनजर क्राइम ब्रांच की टीमें जो है पासपोर्ट जब्त करने के बाद इनके ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी में है कि इनसे ही जो मौलाना साद है वो सारी चीजें शेयर करता था और इनको कई सारी चीजें ऐसी जानकारियां पता है जो उनके अहम है और इसको लेकर इनसे इनके भारत में रहने की ज्यादा जरूरत है और इसी को लेकर ये पासपोर्ट जब्त किए गए हैं और काफी नजदीकी बताया जा रहा है जो परिवार के सदस्य भी हैं। दीपक, अभी आगे भी क्या ऐसे ही जांच बढ़ती रहेगी? क्या और भी करीबी हैं जिनके पासपोर्ट जब्त हो सकते हैं या इनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर है, क्योंकि ये इससे मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, क्योंकि क्राइम ब्रांच चाह रही है कि हर वो अहम सबूत जुटा ले, क्योंकि इन जो 5 लोग हैं इनके जो पासपोर्ट जब्त हुए हैं उनसे ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन सभी से जो पूछताछ होगी उससे काफी कुछ सवालों के जो जवाब हैं क्राइम ब्रांच को मिलेंगे और इसी के लिए एहतियात। उधर दिल्ली पुलिस तबलीग से जुड़े 916 विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी। इन सभी पर वीजा नियमों की अनदेखी का आरोप है। इन सभी विदेशी जमातियों के पासपोर्ट भी जब्त कर दिए गए। इन सभी विदेशियों पर टूरिस्ट वीजा पर आने के बाद धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। 916 विदेशी जमाती 67 देशों से आए हैं। इन सभी का क्वारंटीन खत्म हो चुका है। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या जानकारी? जी देखिए, 916 विदेशी जमाती हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट की जो ड्राफ्ट है वो लगभग तैयार कर लिया है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने और 69 देशों से ये इंडिया आए थे जमाती और जो चार्जशीट है उसमें इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि मौलाना साद ने जानबूझकर उन्हें यहाँ पर रुकवाया था, जबकि उस दौरान दिल्ली में सीधे तौर पर जो भीड़ है उसकी मनाही थी। कोरोना जो महामारी अधिनियम में वो लागू था और उसके बावजूद भी जो गैदरिंग थी, जो भीड़ थी, वो मरकज में इकट्ठा की गई, सीधे सीधे नियमों की अवहेलना की गई। उन पूरे मामले में जो 916 जमाती हैं उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट सबमिट करेगी और पहले ही जो जमाती विदेशी जमाती है उनकी जो LOC लुकआउट सर्कुलर है वो जारी हो चुका है, पासपोर्ट उनके जब्त हो चुके हैं और लगातार जो कानूनी कार्रवाई है वो इन पे की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने 2 मुकदमे भी दर्ज किए हुए हैं इसमें, जिसमें एक फॉरेन एक्ट में अलग मुकदमा दर्ज किया है जो विदेशी जमाती है उनके ऊपर। उधर कश्मीर घाटी के कुलगाम जिले में सुरक्षा बल ने अंसार गजवत का नामी आतंकी आदिल अहमद मारा गया है। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। दोनों आतंकियों को मार गिराने के बाद सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन पूरा हुआ। कश्मीर पुलिस के ट्वीट के मुताबिक कुलगांव के खुद हाजीपुरा गांव में एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पास से भारी गोला बारूद बरामद हुआ। हालांकि अभी तक आतंकियों की पहचान नहीं हो सकी है। गांव में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। दरअसल सेना, CRPF और पुलिस ने मिलकर कुलगांव जिले के खुद हाजीपुरा गांव में घेरा लगाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। खबर मिली थी कि इस गांव में सीमा पार से आए आतंकवादी छिपे हैं। सुरक्षा बल के सर्च ऑपरेशन के दौरान ही आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई थी। उसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया था। रिफत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, अभी क्या और आतंकी भी हो सकते हैं? ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? देखिए अर्पिता, ये जो ऑपरेशन है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में ये अंजाम दिया गया। अर्ली इन द मॉर्निंग वहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। उसके बाद फायरिंग हुई और अभी जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। हालांकि इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि एक का ताल्लुक अंसार गजवतुल हिंद से है, लेकिन कोई अभी ऑफिशियल इस चीज की पुष्टि नहीं हुई है अभी, क्योंकि वहाँ पे सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, क्योंकि काफी सारा सामान वगैरह जो वहाँ पे रहता है उसके बाद उसको क्लियर किया जाता है, जब पूरा सैनिटाइज किया जाता है इलाके को और उस एनकाउंटर स्पॉट को, उसके बाद ही कॉर्डन हटा दिया जाता है। लेकिन 2 मिलिटेंटों के अभी मारे जाने की खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि उसमें से एक का ताल्लुक अंसार गजवतुल हिंद से है। हालांकि अभी आइडेंटिफिकेशन एसेटेन की जा रही है, ऑफिशियल कंफर्मेशन बहुत जल्द इसकी होगी, लेकिन लगातार एक के बाद एक एनकाउंटर्स हो रहे हैं। इस महीने में 3 एनकाउंटर हो गए। एक रियाज महकू जो है वो एक एनकाउंटर में मारा गया, उसके बाद जुनैद स्याराई जो टॉप कमांडर था HM का, वो भी एक और एनकाउंटर में मारा गया और आज जो तीसरा एनकाउंटर हुआ है उसमें अभी 2 मिलिटेंट मारे गए हैं।
तो कॉर्डन सर्च ऑपरेशन भी अलग अलग जगहों पे जारी हैं और खासतौर से हमने देखा कि इस महीने में काफी सारे लोग जो हैं, जो पुलिस का कहना है कि वो ओवरग्राउंड वर्कर से मिलिटेंटों के, उनको पकड़ा गया है और कल भी 4 ओवरग्राउंड वर्कर पकड़ने का दावा पुलिस ने किया। तो इस तरीके से लगातार ये कहा जा सकता है कि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन कोरोना वायरस के थ्रेट के बावजूद भी यहाँ पे जारी है। रिफत, जरा बताइएगा कि जिस इलाके में ये ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन, वो इलाका कैसा है और ये आतंकी कहाँ छिपे हुए थे दरअसल? देखिए, साउथ कश्मीर का इलाका है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, और आपको मालूम है कि साउथ कश्मीर में बहुत ज्यादा अभी भी मिलिटेंट्स की तादाद है, 200 के करीब जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मिलिटेंट्स की तादाद है, और उसमें से मैक्सिमम जो है वो साउथ कश्मीर में है, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में जो मिलिटेंट्स आते हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके वहां पे होते हैं, लेकिन लोकल मिलिटेंट्स जो है उनकी तादाद ज्यादा साउथ कश्मीर में है। जिस तरीके से आपको मालूम है कि रियाज नायकू का ताल्लुक भी साउथ कश्मीर से था और बुरहान वानी का ताल्लुक भी साउथ कश्मीर से था, तो काफी सारे मिलिटेंट्स जो हैं वो लोकल जहाँ पे भी हैं वो ज्यादा साउथ कश्मीर में है, लेकिन नॉर्थ कश्मीर में जो मिलिटेंट्स हैं उनकी तादाद ज्यादा जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके उस पार से फॉरेन मिलिटेंट्स हैं वो। तो अभी लेकिन लगातार ऑपरेशन जो है, चाहे नॉर्थ कश्मीर हो या साउथ कश्मीर में, हालांकि सेंट्रल कश्मीर में मिलिटेंट्स की तादाद बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद जो श्रीनगर में हाल ही में एनकाउंटर हुआ उसमें जुनैद सहराई जो है वो भी टॉप कमांडर था HM का। उधर महाराष्ट्र में ट्रेनों को लेकर शुरू हुई सियासत के बाद अब रेल मंत्री पीयूष गोयल के ट्वीट के बाद महाराष्ट्र सरकार यात्रियों की एक नई लिस्ट तैयार कर रही है और इस लिस्ट के जरिए महाराष्ट्र सरकार केंद्र से ज्यादा ट्रेनों की मांग करेगी। इससे पहले कल रेल मंत्री ने उद्धव ठाकरे के कम ट्रेन मिलने के आरोपों को नकारते हुए दावा किया था कि रेलवे महाराष्ट्र को 125 ट्रेनें देने के लिए तैयार है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल शाम 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए, जिसमें उद्धव ठाकरे के आरोपों पर उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि कई घंटों तक ट्रेनों के जाने की जगहों पर और यात्रियों की जानकारी मांगे जाने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार ने चुप्पी साधे रखी है। अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, यानी अब ये कहा जा रहा है कि और ट्रेनों की मांग की जा सकती, कितनी ट्रेनें और मांगी जा सकती महाराष्ट्र सरकार की तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो ये पलटवार के लिहाज से ये ट्रेनों की तैयारी चल रही है। करीब 200 से 250 ट्रेनें महाराष्ट्र सरकार मांगने वाली है, जिसको लेकर के लिस्ट तैयार की जा रही है। अलग अलग जिला के जिलाधिकारियों से और नोडल ऑफिसर से कहा गया है कि तुरंत सारी चीजों को कंपाइल करें, सारे पैसेंजर्स को कंपाइल करें और पैसेंजर्स जितने जाते हैं, मैक्सिमम पैसेंजर्स, उनके साथ लिस्ट दी जाए कि उनके जिले को कितनी ट्रेनें चाहिए। दरअसल पीयूष गोयल जो लगातार ट्वीट कर रहे थे, उसके बाद ये तैयारी है कि महाराष्ट्र सरकार पीयूष गोयल के उस ट्वीट का रिप्लाई करे और महाराष्ट्र सरकार एक साथ करीब 200 से 250 ट्रेनों की डिमांड कर सकती है, जिसके लिए नोडल ऑफिसर्स को कहा गया है कि वो जल्दी से जल्दी लिस्ट बना करके राज्य सरकार को सौंपे। ठीक है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि कोरोना संकट में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सभी स्तर पर करोड़ों लोगों की मदद की। इसमें खाने के पैकेट बांटना, राशन देना, मास्क बांटने जैसी मदद शामिल है। 23 मई तक के आंकड़े देते हुए बीजेपी ने दावा किया कि उसके कार्यकर्ताओं ने 19 करोड़ से ज्यादा खाने के पैकेट बांटे। 23 मई तक 5 करोड़ से ज्यादा मास्क बांटे गए। पीएम केयर्स फंड में 53 लाख रुपए से ज्यादा का दान दिया गया। 4 करोड़ 86 लाख से ज्यादा राशन किट बांटी गई। बुजुर्ग और बीमारों की मदद में 4 लाख 48 हजार से ज्यादा कार्यकर्ता लगे। देश भर में भीषण गर्मी के बीच आसमान से आग बरस रही है। पारा चढ़ता जा रहा है और तापमान बढ़ता जा रहा है। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों से लोग बेहाल हो रहे हैं। रविवार को देश भर में राजस्थान का चूरू सबसे गर्म रहा, जहां पारा 47 डिग्री के पार जा पहुंचा, जबकि हरियाणा में नारनौल सबसे गर्म रहा, जबकि महाराष्ट्र में अकोला में पारा 46 डिग्री को पार कर गया। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है, बल्कि कई इलाके लू की चपेट में आ सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर भारत में कई इलाकों में लू चलने की संभावना है। कोरोना महामारी के बीच राजस्थान भीषण गर्मी में तप रहा है। जयपुर शहर में मुख्य चौराहों पर फव्वारे चलाए गए ताकि गर्मी से राहत मिल सके। शहर की सड़कों पर गर्मी की वजह से सन्नाटा पसरा हुआ है। पिछले 2 महीने से देश कोरोना से जूझ रहा है, लेकिन कोरोना के बीच में अब भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। जयपुर के स्टैचू सर्किल पर आप देखिए तस्वीरों में कि इस वक्त सर्किल के ऊपर यहाँ पर फव्वारे शुरू हो गए और पानी देने का काम शुरू हो गया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हालांकि सड़कों पर सन्नाटा है, वैसे ही भीड़ नहीं है। और उसके बाद में
अब गर्मी की वजह से ज़्यादा मुश्किल आ रही है। हालांकि लॉकडाउन में छूट की वजह से लोग अपने अपने दफ्तर भी जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, लेकिन गर्मी परेशान कर रही है। राजस्थान के 5 डिवीज़न के अंदर गर्मी का अगले 5 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। काफ़ी लोग हमारे साथ हैं। आप बताएं क्या यहाँ पर ये फव्वारे क्यों चालू किए आपने? ये आप देखिए कि कई लोगों में ये है कि गर्मी से कोरोना कम होता है, लेकिन अभी तस्वीर सूरत हाल ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जयपुर की सड़कों पर सन्नाटा है, वीरानी है। कुछ लोग सुबह सुबह दफ्तर ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे गर्मी का दौर बढ़ता जाएगा। उधर रविवार को चूरू सबसे गर्म रहा, जहां पारा 48 डिग्री के पास पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। कोरोना संकट के बीच प्रदेश भर में भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल करके रख दिया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्रदेश भर में चूरू सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां पर तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच चुका है, जबकि प्रदेश के दूसरे हिस्सों में पारा सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बना हुआ है। आलम यह है कि सुबह होने के साथ ही लोगों को दोपहर का एहसास हो रहा है और दोपहर में गर्मी और लू के थप्पड़ों ने लोगों का हाल बेहाल करके रख दिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत सीवियर हीट वेव चलने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जारी किया। उधर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है और आशंका जताई गई है कि अगले 2 से 3 दिन में कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री तक जा सकता है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, यानी आने वाले 2 से 3 दिन में जो तापमान है वो 47 डिग्री तक जा सकता है। इसके बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर करीब 15 दिन पहले तक तापमान 35 डिग्री के आसपास चल रहा था, जो कि सामान्य से कम था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला और सड़कों पर गाड़ियाँ दिखाई दी, फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ खुल गई, तो उसके बाद जो प्रदूषण बढ़ा है उसकी वजह से भी माना जा रहा है कि तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और अब जिस तरह से रेड वार्निंग जारी की गई है मौसम विभाग की ओर से, तो उसके बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि चंडीगढ़ में जो रोज़ाना जो कामकाज है सुचारू रूप से चालू है, लेकिन फिर भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप क्या कहेंगे सर, जिस तरह से तापमान अब आशंका जताई जा रही है कि 47 डिग्री पहुंच जाएगा, रेड वार्निंग जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए, गर्मी अभी तो मई के महीने में शुरुआत में तो कुछ भी नहीं था टेम्परेचर, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह इतना नहीं चल रहा था और पोल्यूशन का उतना अंतर नहीं आ रहा था। लेकिन आज की डेट में अगर अपन देखेंगे तो पोल्यूशन बढ़ गया। गाड़ियाँ देखो आप इधर से रोड पे कितनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, और ये अगर 47 डिग्री टेम्परेचर जाएगा तो इससे निश्चित तौर पर पूरे इकोनॉमी में भी फ़र्क पड़ेगा। उधर दिल्ली में गर्मी सुबह से कहर बरपा रही है। सड़कों पर निकले लोग गर्मी से बचने के लिए छांव के सहारा ले रहे हैं और एक जगह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में सुबह से गर्मी सितम ढा रही है। इस समय हम नई दिल्ली इलाके में हैं और आप देख सकते हैं गर्मी का जो सितम है यहाँ पर जो दुकानदार हैं उन पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि सुबह से ये लोग 2 वक्त की रोटी के लिए दोपहर की धूप तक खड़े रहते हैं। लेकिन क्या इस वक्त की जो गर्मी है, लगातार आप लोग 3-4 दिन से देख रहा हूँ खड़े हैं यहाँ पर, किस तरह का गर्मी से लग रहा है कि गर्मी ज्यादा है या कस्टमर है नहीं है? कस्टमर तो बिल्कुल है ही नहीं सर जी, गर्मी बहुत है। हाँ। बहुत गर्मी। कैसे गर्मी में क्या करते हो? पानी पीते हैं? कैसे आप? सर जी पानी पीना है सर जी, क्या करें, पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा। हाँ। क्या किया जाए। अब गर्मी में लोग क्योंकि सड़क पर कम निकल रहे हैं, आप लोग भी राहगीर हैं यहाँ पर लेने के लिए आए कुछ? हाँ सर, अब यहाँ निकलते हैं। अब जैसे प्यास लग गई सर, हम खड़े होकर पानी पी लिए, और क्या मिलेगा? ना खाने कोई सामान है ना कुछ है। दिल्ली की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही सर, लगातार बढ़ रही है। तो दिल्ली में जो है आज का जो तापमान है सुबह 34 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 46 को आज वो पार करेगा। उधर किसानों की फसल बर्बाद करने के बाद जयपुर शहर में भी टिड्डियों के झुंड ने दस्तक दे दी है। शहर के कई चौराहों पर टिड्डियों का झुंड देखा गया। जयपुर के कई सरकारी दफ्तरों में भी टिड्डियों का झुंड देखा गया। टिड्डियों ने जयपुर शहर पर धावा बोला और शहर की सड़कों पर ही नहीं दफ्तरों तक पहुंच गई और मुश्किल आ रही है। इसलिए टिड्डियों को भगाने के लिए धुआं किया जा रहा है, उड़ाने की कोशिश की जा रही है। जयपुर का ये आयकर भवन है और सामने देखिए कि तस्वीरों के अंदर किस तरीके से पहाड़ पे आपको टिड्डी नज़र आएगी। थोड़ा हम नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं।
ये कोशिश की जा रही है कि इसको किस तरीके से यहाँ से टिड्डियों को कैसे भगाया जाए। अभी तक ग्रामीण इलाकों के अंदर टिड्डियाँ उड़ती थी, अब शहर के अंदर पहुँच गई है। और पीछे की तस्वीरें देखेंगे कि आपको परिसर में जगह जगह पर इस तरीके से धुआं किया गया है, जिससे किसी तरीके से टिड्डियों को यहाँ से भगाया जा सके। काफ़ी मुश्किल आ रही है पूरे राजस्थान के अंदर। इसी तरीके से राजस्थान का आधा से ज़्यादा राजस्थान इस वक्त टिड्डियों की जद के अंदर है। अम्फन तूफान के गुजर जाने के बाद भी कोलकाता में कई जगह अब तक बिजली सप्लाई शुरू नहीं हो पाई, जिसके बाद में लोग सड़कों पर उतर आए। महिलाओं ने बिजली सप्लाई देने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शन करने वालों की लोगों की बहस भी उनसे हुई। क्या रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उद्धव ठाकरे की पोल खोल दी है? मुद्दा गर्म में ये सवाल इसलिए क्योंकि रेल मंत्री पीयूष गोयल के ट्वीट के बाद महाराष्ट्र सरकार यात्रियों की नई लिस्ट तैयार कर रही है। इस लिस्ट के जरिए महाराष्ट्र सरकार केंद्र से ज्यादा ट्रेनों की मांग करेगी। इससे पहले कल रेल मंत्री ने उद्धव ठाकरे के कम ट्रेन मिलने के आरोपों को नकारते हुए दावा किया था कि रेलवे महाराष्ट्र को 125 ट्रेनें देने के लिए तैयार है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल शाम 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उद्धव ठाकरे के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि कई घंटों तक ट्रेनों के जाने की जगहों और यात्रियों की जानकारी मांगे जाने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार ने चुप्पी साधे रही। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल शाम करीब 7 बजे ट्वीट करते हुए लिखा कि उद्धव जी, हम महाराष्ट्र से कल 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देने के लिए तैयार हैं। आपने बताया कि आपके पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि सभी निर्धारित जानकारी जैसे कहां से ट्रेन चलेगी, यात्रियों की ट्रेनों के हिसाब से सूची, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट और ट्रेन को कहां जाना है, इन सब की जानकारी 1 घंटे में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पहुंचाने की कृपा करें, जिससे हम ट्रेनों की योजना समय पर कर पाएं। वहीं बीती रात करीब 9 बजे पीयूष गोयल ने फिर ट्वीट किया और लिखा कि दुख की बात है कि 1.5 घंटे हो गए पर महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे के जीएम मध्य रेल को कल की 125 ट्रेनों की निर्धारित जानकारी नहीं दी। ट्रेन प्लान करने में समय लगता है। हम नहीं चाहते कि ट्रेन स्टेशन पर आकर खाली खड़ी रहे, इसलिए पूरी जानकारी के बिना प्लान करना असंभव है। रात 12:15 बजे रेल मंत्री ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए फिर ट्वीट किया। लिखा कि रात के 12 बज चुके हैं और 5 घंटे बाद भी हमारे पास महाराष्ट्र सरकार से कल की 125 ट्रेनों की डिटेल्स और पैसेंजर लिस्ट नहीं आई है। मैंने अधिकारियों को आदेश दिया कि वो फिर भी प्रतीक्षा करें और तैयारियां जारी रखें। मेरा अनुरोध है कि महाराष्ट्र सरकार अब भी अगले 1 घंटे में कितनी ट्रेन, कहां तक और पैसेंजर लिस्ट हमें भेज दे। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है? कितनी ट्रेनों का जो लिस्ट है वो महाराष्ट्र सरकार भेज सकती है रेलवे को? देखिए, महाराष्ट्र सरकार लगातार लिस्ट बना रही है। सारे नोडल ऑफिसर्स को बोला गया है कि लिस्ट बनाएं और करीब 200 से 250 ट्रेनें शाम तक उसकी लिस्ट तैयार हो जाएगी, जो रेलवे मंत्रालय को सौंपी जाएगी। जिस तरीके से पीयूष गोयल ने ट्वीट करके लगातार कहा है कि कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार लिस्ट नहीं दे रही है, ब्लेम गेम कर रही है, उसको लेकर के महाराष्ट्र सरकार इस तरीके का जवाब देने वाली है। सारे नोडल ऑफिसर्स को कहा गया है कि जो भी ट्रेनों की मैक्सिमम कैपेसिटी है उतने लिस्ट तैयार करें और उसके बाद तुरंत रेलवे मंत्रालय को, मध्य रेलवे को या वेस्टर्न रेलवे को, जहां पर भी ट्रेनों की अवेलेबिलिटी है वहां पर सौंपी जाए। ठीक है अभिषेक, फिलहाल चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी भी हैं और शैलेश पांडे शिवसेना सबसे थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। श्वेता शालिनी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। दिवाकर सिंह मुंबई से हमारे सहयोगी हैं और अजीत सिंह लखनऊ से हैं हमारे साथ। सबसे पहले दिवाकर का रुख कर लेती हूँ। स्थिति जानना बहुत जरूरी है दिवाकर, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, मजदूरों को देख रहे हैं। क्या दिख रहा है वहां पर आपको तस्वीरों में देखने के बाद कि कितनी ट्रेनें वहां से अभी और चलनी चाहिए ताकि ये जो मजदूर सड़कों पर मौजूद हैं ये अपने घरों तक पहुंच जाएं?
देखिए अर्पिता, जो ट्रेनें चल रही हैं, जो महाराष्ट्र सरकार डिमांड करती है रेलवे से, उतनी ही ट्रेनें रेलवे की तरफ से दी जाती हैं। लेकिन जो स्थिति इस वक्त नज़र आ रही है, रेलवे का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक वो अब तक 20 लाख से ज़्यादा लोगों को उनके गांव पहुंचा चुके हैं। लेकिन भीड़ देखिए, यहाँ पर तस्वीर आपको नज़र आएगी दहिसर के इलाकों में, और साथ ही साथ जो लोग हैं वो सड़कों पर बैठे हैं। इतनी कड़ी धूप है, करीब 32 डिग्री पारा है इस वक्त मुंबई में, और कड़ी धूप के साथ भीषण गर्मी है। तो जाहिर तौर पर आप देखिए तस्वीरों में तमाम मजदूर वहाँ इकट्ठा हैं। बसें भी खड़ी हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि ये बसें कहाँ जाएंगी, यानी जानकारी नहीं दी जा रही है कि ये बसें जानी है तो कहाँ जाएंगी। यूपी के लिए आगे जाएंगी जहाँ बॉर्डर पर उनको छोड़ेंगी, या फिर जो है अन्य इलाकों में जाएंगी जो बंगाल के मजदूर हैं उनको लेके जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ एक परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है काफ़ी देर से, मैं उससे भी बात करने की कोशिश करूँगा कि आखिर यूपी जाना है। ये बताइए सर कि यूपी जाना है, कैसे जाने, कुछ जानकारी मिल पा रही है? यूपी जाना है, बस के लिए बैठे हैं। तो आपकी जानकारी मिल पा रही है? क्या हो रहा है बताओ? नहीं जानकारी, तो अभी बैठे हो गए पता करने के लिए, अभी पता नहीं है इसलिए बैठा हूँ। ठीक है दिवाकर, मैं आऊंगी आपके पास। इसी बीच हमारे साथ श्वेता शालिनी बीजेपी से हैं, वो जुड़ी हुई हैं। शैलेश पांडे अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे पहला सवाल होता मेरा शिवसेना से है वो। श्वेता शालिनी, अब महाराष्ट्र सरकार ये कोशिश कर रही है कि और ज्यादा ट्रेन वो केंद्र से मांग सकती है। केंद्र सरकार कितनी ट्रेन देने तक की स्थिति में है? देखिए सर्वप्रथम पिताजी मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि महाराष्ट्र सरकार यदि राजनीति छोड़ दे, और पीयूष गोयल जी परफॉर्मेंस मिनिस्टर माने जाते हैं, और आप उनकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, शाम से लेकर रात के 2 बजे तक वो केवल मात्र इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आप ट्रेनें मांगे, आप सूची दें और ट्रेन आपके लिए हाजिर हो जाए। ऐसे परफॉर्मेंस मिनिस्टर को, जो आपके मुंबई के सांसद हैं, वैसे मिनिस्टर को यदि आप मुख्यमंत्री होकर फोन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, आप टीवी पे बताते हैं कि हमको, और फेसबुक लाइव पे बताते हैं कि हमें 200 ट्रेनों की मांग है, और आपके महाराष्ट्र में केवल मात्र ग्राउंड लेवल पे कंफ्यूजन चल रहा है। और ये साफ साफ दिख रहा है कि क्यों महाराष्ट्र के नंबर इतने ज्यादा कोरोना के पेशेंट्स के सबसे ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि आपने बसेस मंगवाई, लोग सबर्ब्स में रहते हैं, वहां से बसेस में बैठकर आए, आपके पास लोग बाहर ट्रेनों के लिए इंतजार कर रहे हैं, आप उनकी सूची नहीं बना सकते। ठीक है श्वेता शालिनी, यहाँ मेरा सवाल रह गया, अगर आपको जानकारी हो, क्योंकि देखिए वो आपका विभाग नहीं है, वो रेल मंत्रालय बहुत अच्छे से बता पाएगा कि कितनी ट्रेन का प्रबंध किया जा सकता है। मैं आऊंगी आपके पास। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रेलवे पर महाराष्ट्र को कम ट्रेनें देने का आरोप लगाया था। उद्धव ठाकरे के मुताबिक महाराष्ट्र को रोज 80 ट्रेनों की जरूरत है, लेकिन उसे 35 से 40 ट्रेनें ही दी जा रही हैं। रोज 80 ट्रेनची मागणी करतोय, की आम्ही सोय करायला तयार आहोत, आम्हाला ट्रेन्स द्या, पण रोजच्या 30 ते 40 म्हणजे अर्ध्या ट्रेन्स आपल्याला रोज मिळत आहेत। अर्ध्या 80 ट्रेन्स आपण रोज मागतोय, पण 30 ते 40 मिळत आहेत। ट्रेन्स आपली क्षमता आहे, तुम्ही ट्रेन्स आम्हाला द्या, आम्ही आमच्याकडनं सगळ्या ह्या मजुरांची आता आपण नीट व्यवस्था केलेली आहे, त्यांना व्यवस्थित त्यांची नोंदणी करून अत्यंत चांगल्या पद्धतीने, आणि ते सुद्धा घरी परत जाताना आपल्या राज्य सरकारचा जय जयकार करत जात आहेत। महाराष्ट्र सरकार जिंदाबाद। तो महाराष्ट्र में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के मुद्दे पर चल रही सियासत के बीच रेलवे की तरफ से भी बयान जारी किया गया और कम ट्रेनें उपलब्ध कराने के आरोपों को खारिज रेलवे की तरफ से किया गया। रेलवे की तरफ से जारी बयान के मुताबिक महाराष्ट्र की मांग पर रेलवे ने 1 मई से 23 मई तक कुल 520 श्रमिक ट्रेनें चलाई। इन ट्रेनों के जरिए अब तक 7 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया गया, जबकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां ना होने की वजह से 65 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। रेलवे के नोडल ऑफिसर और महाराष्ट्र के नोडल अधिकारी ट्रेनों को लेकर संपर्क में रहते हैं। रेलवे ने महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से 125 ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभी तक यात्रियों की जरूरी लिस्ट नहीं मिली है। नासिक, धुले, अकोला और अमरावती जैसी जगहों से भी ट्रेन की मांग नहीं आई है। श्वेता शालिनी, मेरा सवाल आपसे कि अभी तक, यानी ये उद्धव ठाकरे के बयान से पहले क्या, कितनी बार आप कह रही फोन पर बात नहीं कर सकते थे क्या वो पीयूष गोयल से? क्या महाराष्ट्र की तरफ से वाकई 80 ट्रेनों की डिमांड की गई थी और उन्हें मिल सिर्फ 30 से 40 ट्रेनें रही थी? पहली बार फेसबुक लाइव पे ये बात समझ में आई कि वो ऐसी मांग कर रहे हैं। क्या वो मुख्यमंत्री हैं? कोई लेटर दिखाएं।
पीयूष गोयल जी ने पहले ही लिखित स्वरूप में ये कहा है कि आप जितनी मांगे रख सकती हैं उतने मांगे रखिए, हम जितना सपोर्ट कर पाएंगे हम सपोर्ट करेंगे। आप ये देखिए कि रात के 2 बजे भी जब लिस्ट पहुंचती तो केवल मात्र 46 ट्रेनों की लिस्ट पहुंची और उसमें से केवल 5 ट्रेनें ऐसी हैं जो बंगाल और उड़ीसा की मांग की है, जहां पर आज अम्फन आया हुआ है और ट्रेनें नहीं चल सकती हैं। तो क्या सरकार, महाराष्ट्र सरकार को ये पता नहीं है? पहली बार पता चला है कि अम्फन आया हुआ है और उस क्षेत्र पे ट्रेन नहीं चल सकती है। मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि समन्वय की बहुत कमी है, कंफ्यूजन है और एडमिनिस्ट्रेशन जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहा है। इसीलिए कोरोना ग्रस्त महाराष्ट्र को आज बचाने की श्वेता, मैं आ रही हूँ आपके पास। इसी बीच हमारे साथ शिवसेना से अर्जुन खोटकर भी जुड़ चुके हैं। अर्जुन जी, अब क्या तैयारी है? कितनी ट्रेनें ऐसी तैयार हैं लिस्ट के साथ जिनसे मजदूरों को बुलाया जा सकता है? देखिए, महाराष्ट्र सरकार जो मजदूरों को ले जाने के लिए, छोड़ने के लिए वो बात कर रही है, निश्चित रूप से हमने पूरी तैयारी की है। कंफ्यूजन ऐसा है कि देखो, किसी यात्री को जाना है तो यात्री को सारी की सारी बातें पहले डीसीपी से लेकर तो पुलिस स्टेशन से लेकर तो सारी बातें उनको सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और ट्रेन के लिए हम ना नहीं बोल रहे, 157 ट्रेन की हमने मांग की है, लगभग 7 लाख लोगों को हमने ले जाकर छोड़ा है, बसों से छोड़ रहे हैं, सारी ताकत हमने लगा दी है। अब देखिए, थोड़ी बातें अगर कुछ गलती हो तो आप बताइए हमें, निश्चित रूप से सरकार को कम दखल देंगे, हम बिल्कुल काम करेंगे। अर्जुन खेड़कर जी, आप ये कह रहे हैं 157 ट्रेनों की आप चाह रहे हैं 157 ट्रेनें, लेकिन जब लिस्ट मांगी जा रही है तो केवल 46 क्यों दी गई? ये एक बड़ा सवाल है। दिवाकर कुछ कह रहे हैं। दिवाकर, देखिए, अर्जुन खोटकर जी ये कह रहे हैं कि बसों के जरिए छोड़ा जा रहा है, ट्रेनों के जरिए लोगों को पहुंचाया जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है जो पीयूष गोयल ने भी कल पूछा था कि किस स्टेशन से ट्रेन जानी है, कब ट्रेन जानी है, इसकी जानकारी मजदूर वर्ग को नहीं मिल पा रही है। मेरे सामने तस्वीर देखिए अर्जुन खोटकर जी, ये तस्वीर देखिएगा, ये यूपी जाने वाला परिवार है, यहाँ पर बसों का इंतजार कर रहा है कि उन्हें बॉर्डर तक, एटलीस्ट नागपुर बॉर्डर या एमपी बॉर्डर तक छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिल रही है कि इन्हें कब बस मिलेगी। ट्रेन का रजिस्ट्रेशन इन्होंने किया तो ट्रेन का रजिस्ट्रेशन तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से पालघर जो जिला है वो बहुत कम दूरी पर है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बंद है। वसई तालुका में मैं गया था 3 से 4 दिन पहले, वहाँ पर तहसीलदार ऑफिस में करीब 6 बजे से लाइन लगाते हैं मजदूर वर्ग, लेकिन 11 बजे अधिकारी आता है, बोला फॉर्म जमा नहीं होगा, ऑनलाइन फॉर्म जमा नहीं हो रहा, पुलिस स्टेशन में फॉर्म जमा नहीं हो रहा, और वसई तालुका में तहसीलदार कहता है कि फॉर्म जमा नहीं हो रहा। तो आखिर ये मजदूर जाए कहाँ, अपने गांव कैसे जाए, ये मुझे बताइए। आप कह रहे हैं बसें चला रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं। दिवाकर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। शैलेश पांडे जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे ये मैं जवाब भी लूंगी इस पर, लेकिन उस बीच गोरखपुर जाने वाली श्रमिक ट्रेन से कुछ प्रवासी मजदूर लखनऊ में उतरे, जिनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई, साथ ही उनका नाम और पता भी नोट किया गया। मजदूरों ने बताया कि ट्रेन में उनको खाना भी मुहैया करवाया गया। उत्तर प्रदेश में रोजाना कई दर्जन ट्रेनें आ रही हैं। रेलवे स्टेशन चारबाग है, आप देखिए यहाँ पर जो भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आ रहे हैं, पहले उनकी चेकिंग की जा रही है, उनका नाम बाकायदा नोट किया जाता है, अनाउंस किया जाता है कौन किस जिले का है, बाकायदा आप देखिए वो उनकी पूरी तैयारी की जाती है। कहाँ वो यहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप? तो आप देखिए यहाँ जो इनको अलाउंस है वो किया जा रहा है। आप देखिए मजदूर जो हैं वो लाइन से यहाँ पर आते दिख रहे हैं, इनको भोजन की व्यवस्था यहाँ की जा रही है बाकायदा। जो लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप? जी मुंबई से। मुंबई से आ रहे हैं। खाने पीने मिला वहाँ? मिला। यहाँ तो रास्ते में मिला, वहाँ की पूछ रहे हैं? वहाँ भी मिला, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत। आप कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई से। मुंबई से। सारे लोग बॉम्बे से आ रहे हैं? जी है सर, मुंबई से। व्यवस्था थी बॉम्बे? हाँ व्यवस्था थी, हाँ व्यवस्था थी। तो यूपी सरकार ने किया, बॉम्बे की पूछ रहा हूँ। बम्बे का ही बता रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। कहाँ से? बम्बई से आया। बम्बई से आ रहे हैं। तो देखिए आप पूरी लाइन, तो देखिए ये पूरी लाइन से यहाँ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो बहुत सारे लोग हैं। तो ये देखिए पूरी लाइन, अभी अभी श्रमिक स्पेशल जो ट्रेन आई है वो देखिए आप देख सकते हैं कि ट्रेन यहाँ पर पहुँची है। लोगों को एक एक कर आगे किया जा रहा है और ट्रेन अभी आगे तक भी जाएगी, तो ट्रेन को आगे ले जाया जाएगा। थर्मल स्कैनिंग देखिए यहाँ पर हो रही है, जो उनके रेलवे की सुरक्षा कर्मी है उनकी बाकायदा थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मुंबई से आ रहे हैं साहब। वहाँ खाने पीने की व्यवस्था थी सर? जी हाँ व्यवस्था थी। मुंबई सरकार ने किया था कि यूपी सरकार ने? नहीं साहब, वहाँ से तो महाराष्ट्र की सरकार ने किया था। हाँ जी हाँ। तो देखिए वहाँ लोगों को खाने पीने की व्यवस्था हो रही है। और देखिए जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है
वो भी आ गई। देखिए वो आगे तक जाएगी, गोरखपुर तक जाएगी। और यहाँ देखिए बाकायदा सुरक्षा जो है वो सुरक्षा के इंतजाम है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन यहाँ खड़ी है, यहाँ से वो अब गोरखपुर के लिए जाएगी। यहाँ पर देखिए पुलिस फोर्स के जवान हमारे तैनात हैं। अजीत, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे वो इस वक्त हमारे साथ खुद यहाँ पर मौजूद हैं। अजीत, वहाँ पर क्या व्यवस्था की गई और आगे, क्योंकि ये सवाल कई बार उठ रहे थे कि ये मजदूर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, बॉर्डर पर आगे जाने का प्रबंध इनका नहीं होता है, वो प्रबंध आप देख रहे हैं वहाँ पर? देखिए बिल्कुल अर्पिता, हम जहाँ खड़े हैं आप देखिए आपको तस्वीरें दिखाएंगे। मजदूर देखिए यहाँ जो श्रमिक है यहाँ पहुंचे और काफी संख्या में यहाँ पहुंचे। और देखिए जो बोर्ड काउंटर लगा, यहाँ से उनको पूछा जाता है कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? हम नेपाल जा रहे हैं। नेपाल जा रहे हैं। हाँ। कैसे जाएंगे? अभी देखना हूँ कैसे गए। सुबह से बस में बैठे 3-4 घंटा हो गया, अभी तक रुको रुको बोलते कोई आदमी आ रहा नहीं है। फिर भी हम लोग के पास लंच तो मिल रहा है, पानी मिल रहा है। हाँ वो तो मिल रहा है, बरोबर मिल रहा है। देखा आपने बहुत सारे लोग खड़े हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? नेपाल जा रहे हैं सर। नेपाल जा रहे हैं सारे लोग? सब संग में जा रहे हैं, भी साथ में सब संग में जा रहे हैं। ठीक है अजीत, मैं आऊंगी आपके पास। एक महत्वपूर्ण सवाल जो दिवाकर ने पूछा था उसका जवाब ले लूं, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं शैलेश जी। महत्वपूर्ण सवाल ये, वो दिवाकर ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन फॉर्म नहीं जमा हो रहा है, पुलिस स्टेशन में फॉर्म इन मजदूरों का नहीं जमा हो रहा है। शैलेश जी, तो ये कहाँ रजिस्टर अपने आप को कराएंगे और इनको कैसे घर भेजने का प्रबंध किया जाएगा आगे? जी देखिए, सबसे पहले अर्पिता जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी, सारी रेलवे की गाइडलाइन जो है वो केंद्र सरकार के माध्यम से ही हुई थी। तो पहली गाइडलाइन क्या आई कि पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फिर वो ऑनलाइन के जो लिंक्स है वो सारे लोगों को दिए गए। फिर थोड़े दिनों के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट की बात आई, लेकिन जब लोगों की भीड़ उमड़ गई रस्तों पे तो सरकार ने गाइडलाइन, केंद्र सरकार ने चेंज की। फिर ऑफलाइन की बात हुई, फिर ऑफलाइन भरना गया। ऑफलाइन भर के हर पुलिस स्टेशन में वो फॉर्म्स प्रवासी मजदूरों के जमा किए गए। वहां से लिस्टिंग हुई, कलेक्टर ऑफिस से लिस्टिंग हुई, वहां से जिस प्रदेश में लिस्टिंग की गई। ये कहीं न कहीं केंद्र सरकार की जो समन्वय की बात रही है वो उसकी कमी रही, मुझे ऐसा लगता है। ये कमी रही, पहले ऑनलाइन फैसला लिया गया फॉर्म भरवाने का, उसके बाद कहा गया नहीं अब ये ऑफलाइन भर दीजिए। अभी मैं आपको ठीक है शैलेश पांडे जी, आ रही हूँ मैं। देखिए अर्पिता जी ऐसा है, देखिए अर्पिता जी ऐसा है, दिन हो गए हैं, हमने हजारों फॉर्म भर दिए गए हैं, जो लिस्ट भेजी गई है। ठीक है शैलेश पांडे जी, मैं आ रही हूँ। ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लीजिए। ठीक है शैलेश जी। ये जो केंद्र के राज्य मंत्री रेलवे, ऐसा है अर्पिता जी, समझिए ये एक ऐसी आपदा है जिसका सामना कैसे करना चाहिए किसी को पता नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं हम ये बात कह रहे हैं कि राजनीति छोड़कर हमें एक दूसरे के साथ काम करना पड़ेगा। जी हाँ, जब देखा गया कि बहुत भीड़ उमड़ रही है, अब देखिए पूरे महाराष्ट्र में कितने श्रमिक रजिस्टर्ड हैं, 10 लाख श्रमिक रजिस्टर्ड हैं, 7.5 लाख लोग श्रमिक ट्रेनों में वापस अपने घर लौट चुके हैं। तो आपके पास जो श्रमिक बच गए हैं उनको लेने के लिए आपके पास केवल मात्र 170 ट्रेनों की और जरूरत है। हम 125 आज देने को तैयार थे, आप जितनी और मांगेंगे, आपको जितना समय और लगेगा हम देने को तैयार हैं। लेकिन आपस में बात तो कीजिए। आप 2 बजे रात तक हमारी टीम काम कर रही है, क्या आप लोग काम कर रहे हैं? क्या आपके एडमिनिस्ट्रेशन कुछ काम कर रही है? क्या आप काम करवा पा रहे हैं? देश के लोगों को लेके जाएंगे कौन? एक सेकंड जल्दी से। जो राज्यपाल जी के पास गए और उन्होंने ये सारी भड़काने वाली बात कही, लोगों को उकसाया, लोगों को रास्ते पर लाया, और रास्ते पर लाने के अरे शैलेश पांडे जी, चलिए शायद वो अभी फिर से कनेक्ट होंगे हमारे साथ। इस बीच एक सेकंड मैं आ रही हूँ, आप दोनों के पास आ रही हूँ। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने रेलवे और खासतौर पर रेल मंत्री पर निशाना साधा। शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे को सभी जानकारी दे दी है। और इतना ही नहीं, संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि रेलवे ध्यान रखे कि कहीं गोरखपुर जाने वाली ट्रेन ओडिशा न पहुंच जाए। संजय राउत ने दरअसल एक ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे मंत्रालय की अपेक्षित गाड़ियों की सूची दी है। पीयूष जी से सिर्फ यही विनती है कि ट्रेन जिस स्टेशन पर पहुंचनी चाहिए उस स्टेशन पर पहुंचे, गोरखपुर के लिए जाने वाली ट्रेन ओडिशा न पहुंच जाए। दूसरी तरफ रेलवे और महाराष्ट्र सरकार के बीच ट्रेनों के मुद्दे पर चल रही सियासी घमासान को बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की नाकामी करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक रेलवे महाराष्ट्र की पूरी मदद कर रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे इस पर राजनीति कर रहे हैं। जी ने या शिवसेना के सांसदों ने किया है वो कोरी राजनीति है। आज महाराष्ट्र की कोविड की परिस्थिति बहुत खराब है।
महाराष्ट्र में 30% से ज्यादा देश के पेशेंट्स ये महाराष्ट्र से है, 40% से ज्यादा मौतें ये महाराष्ट्र में हो रही है और पूरी तरीके से सरकार नाकाम दिख रही है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हर चीज का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की ये जो कोशिश है बिल्कुल गलत है। रेल मंत्री और रेल मंत्रालय ने लगातार महाराष्ट्र को मदद की है। शैलेश पांडे जी, मुझे जरा एक बात बताइए, आप लोग कह रहे थे कि 80 ट्रेन की जरूरत है हमें और रोज हमें 30 से 40 ट्रेनें मिल रही हैं। वहां 125 को ऑफर देकर ट्विटर पर इंतजार करते रहे पीयूष गोयल रात भर। वहां लिस्ट आपने केवल 46 ट्रेनों का ही आप दे पाए। वहां पर आपकी पहले यानी आपकी तैयारी कहीं नहीं है ज्यादा ट्रेनों के लिए? लिस्ट क्यों नहीं तैयार थी आपकी? देनी चाहिए थी आपको वहां पर। अरे अर्पिता जी, मैं बता तो रहा हूँ, हमने जो प्रैक्टिकली काम किया है, जो लिस्ट भेजी गई है उसकी अभी तक हमको जवाब नहीं आया अभी तक। और ये जो देवेंद्र फडणवीस जी का आप स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, ये आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी वही है जब बांद्रा में कुछ लोगों ने जानबूझकर षड्यंत्र करके लोगों को इकट्ठा किया था। देखिए उस वक्त जो लोग इकट्ठे हुए थे ना, उनके हाथ में बैग था ना, उनके हाथ में। मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि अभी ठीक है, अभी कितनी ट्रेनें तैयार हैं आप लोग? कितनी ट्रेनें हैं आपके पास जिनसे पहले दिन से जब से लॉकडाउन लगा है देवेंद्र फडणवीस जी एक ही रट्टा मार रहे, सरकार नाकाम हो गई। मैं जो मजदूरों को लेकर सवाल पूछ रही हूँ उसके लिए केवल आपके पास 2 सेंटेंस है। राजनीति करने के लिए आपके पास 5 से 7 सेंटेंस आप लगातार बोले जा रहे हैं। शैलेश पांडे, रोक रही हूँ मैं आपसे, सवाल के साथ फिर से लौटूंगी। श्वेता कुछ कह रही है। श्वेता, केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना। देखिए ऐसा है, आप किसी भी नेता से कोई भी सवाल करेंगी तो वो आपको केवल मात्र घुमाएगा ही, वो क्योंकि सही सवाल का सही जवाब उनके पास है ही नहीं। अगर उनके पास लिस्टें तैयार थी तो दी क्यों नहीं? रात के 2 बजे तक हमारे लोग पूरे सरकार की यंत्रणा के साथ। श्वेता, फिर ऐसा क्यों है कि संजय राउत ये कह रहे हैं कि हमने लिस्ट दे दी है, हमने रेलवे को दे दी है लिस्ट? आप संजय राउत से पूछिए, आप संजय राउत जी से बोलिए, जब वो जाते हैं गवर्नर साहब के पास तो एकदम घाले लोटांगन करते हैं, नीचे झुक के प्रणाम करते हैं और बाहर आके ट्विटर पे राजनीति करते हैं। ये लोग सरकारी ट्विटर पे चला रहे हैं। ठीक है, आप देखिए। शैलेश पांडे जी, बहुत छोटा सा मेरा सवाल है, कितनी ट्रेनें वहां पर रेडी हैं? जल्दी से मुझे बता दीजिए। ठीक है, एक सेकंड श्वेता, एक सेकंड। शैलेश जी बोलते रहेंगे क्या आप? अरे जवाब भी दे दीजिए। आप उनको छोड़ दीजिए, हम उनको लेकर जा रहे हैं। शैलेश जी, आपने यहाँ पर चलिए जवाब देने नहीं चाह रहे हैं। खैर, समय का अभाव, आप सभी को मैं यहाँ पर ही धन्यवाद कर रही हूँ। चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ रहे आगे। कश्मीर घाटी के कुलगांव जिले में सुरक्षा बल ने अंसार गजवत का नामी आतंकी आदिल अहमद मारा गया है। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। 2 आतंकियों को मार गिराने के बाद सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन पूरा हुआ। कश्मीर पुलिस के ट्वीट के मुताबिक कुलगांव के खुद हाजीपुरा गांव में एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पास से भारी गोला बारूद बरामद हुआ। हालांकि अभी तक आतंकियों की पहचान नहीं हो सकी है। गांव में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। दरअसल सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने मिलकर कुलगांव जिले में ये ऑपरेशन किया। खबर मिली थी कि इस गांव में सीमा पार से आए आतंकवादी छिपे हुए थे। सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन के दौरान ही जब वो वहां पहुंची सुरक्षा बल की टीम, तो आतंकवादियों ने दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद ही सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया था। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, फिलहाल क्या ये ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है और आतंकी हैं क्या? अभी ऐसी कोई जानकारी? देखिए अर्पिता, अभी एनकाउंटर खत्म हो चुका है। ऑपरेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ऑपरेशन जब अंजाम दिया जाता है, जब वहां पे एनकाउंटर खत्म हो जाता है, यानी फायरिंग का सिलसिला खत्म हो जाता है, उसके बाद भी एनकाउंटर में ये ऑपरेशन में काफी टाइम लगता है। अभी 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही है और इसकी अभी ऑफिशियली पुष्टि हुई है। और अभी जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया जा रहा है कि अंसार गजवतुल हिंद से एक मिलिटेंट का ताल्लुक है, वो भी एक टॉप कमांडर था। तो अभी चूंकि लगातार जिस तरीके से इस महीने में एनकाउंटर हुए, पहले भी मैंने बताया कि 3 एनकाउंटर बड़े इस बार हुए। एक तो रियाज नायक को एक एनकाउंटर में मारा गया, दूसरा जो है जुनैद शहराई जो एक टॉप कमांडर था एचएम का, वो भी एनकाउंटर में मारा गया। और लगातार सर्च एंड ऑपरेशन के साथ साथ एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं। हालांकि लगातार सर्च एंड ऑपरेशन जो है, सर्च ऑपरेशन काफी जगहों पे अंजाम दिए जाते हैं, लेकिन एनकाउंटर्स में काफी सारे सर्च ऑपरेशन तब्दील होते हैं जब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है सिक्योरिटी फोर्सेज के पास के वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। और आज भी ऐसा ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेज के पास थी और वहाँ पे कॉर्डन किया गया। उसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। नजर बनाए रखिए आप। उधर मौलाना साद से जुड़े 5 करीबियों के पासपोर्ट क्राइम ब्रांच ने जब्त कर लिए। इन सभी पर केस दर्ज है। बताया गया कि इन सभी के देश छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये 5 वही लोग हैं जिनकी मरकज के हर मामले में रजामंदी जरूरी होती है। तो मौलाना साद के करीबियों पर इस शिकंजा कसा गया है। आपको बता दें
5 ये लोग जो बेहद करीबी बताए जा रहे हैं, इनके पासपोर्ट को क्राइम ब्रांच ने जब्त कर लिया। इन सभी पर केस दर्ज है। बताया भी गया कि इन सभी के देश छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये 5 वही लोग हैं जिनकी मरकज के हर मामले में रजामंदी जरूरी होती थी। उधर दिल्ली पुलिस तबलीग से जुड़े 916 विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी। इन सभी पर वीजा नियमों की अनदेखी का आरोप है। इन सभी विदेशी जमातियों के पासपोर्ट भी जब्त कर दिए गए हैं। इन सभी विदेशियों पर टूरिस्ट वीजा पर आने के बाद धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। 916 विदेशी जमाती 67 देशों से आए थे। इन सभी का क्वारंटीन खत्म हो चुका है। तबलीग से जुड़े ये लोग जिन पर अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही चार्जशीट इनके खिलाफ दाखिल होगी। 916 ऐसे विदेशी जमाती जिन पर यह आरोप लग रहा है कि वो टूरिस्ट वीजा पर आए और यहाँ पर धार्मिक गतिविधियों में उन्होंने शिरकत की, जिस वजह से अब उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,38,845 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 6,977 मरीज सामने आए हैं, यानी करीब 7,000, जो 24 घंटों में मरीजों की अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 154 मरीजों की मौत हुई और इसी के साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ा और अब यह आंकड़ा बढ़कर 4,021 तक पहुंच चुका है। उधर हरियाणा के करनाल में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से धमाका हो गया। यह धमाका इतना तेज था कि इससे फैक्ट्री की दीवार भी उड़ गई। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हुई, जबकि 2 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। आग लगने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने फैक्ट्री में फंसे लोगों को बाहर निकाल दिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल के एक मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए मंत्री उद्धव सरकार में कांग्रेस के कोटे से मंत्री हैं। कोरोना पीड़ित मंत्री 5 दिन पहले मुंबई से नांदेड़ भी गए थे। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,041 नए मरीज मिले हैं, जिसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 50,231 हो गई। इस बीच रविवार को कोरोना से 58 लोगों की मौत भी हुई। महाराष्ट्र में अब तक इस जानलेवा वायरस की वजह से 1,635 लोगों की जान जा चुकी है। उधर यूपी के आजमगढ़ में समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से एक महिला की मौत का मामला सामने आया। ये महिला मुंबई से ट्रेन से प्रयागराज पहुंची और फिर वहां से रोडवेज से आजमगढ़ जा रही थी। इसी दौरान तेज बुखार से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। आरोप है कि आजमगढ़ बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद पीपीई किट नहीं मिलने की वजह से पहले तो एम्बुलेंस के ड्राइवर ने महिला को अस्पताल ले जाने से मना कर दिया। इसके बाद बस को ही जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहाँ भी कोरोना के डर की वजह से डॉक्टर बस में जाने को तैयार नहीं हुए। इस दौरान महिला का बेटा लगातार डॉक्टरों से इलाज की अपील करता रहा। आरोप है कि 3 घंटे के बाद जब महिला तक डॉक्टर पहुंचे तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। फिलहाल महिला के बेटे को क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया है। 2 घंटे हम लोग बस स्टॉप पे इधर उधर टाइम पास करता रहा, कुछ नहीं किया। बोलते एम्बुलेंस आ रहा है, करता हूँ, वहाँ से फिर बस से यहाँ भेजा, फिर अभी कुछ हुआ नहीं। 2 घंटे इधर हो गए। देश भर में भीषण गर्मी के बीच आसमान से आग बरस रही है। पारा चढ़ता जा रहा है और तापमान बढ़ता जा रहा है। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों से लोग बेहाल हो गए हैं। रविवार को देश भर में राजस्थान का चूरू सबसे गर्म रहा, जहां पारा 47 डिग्री के पार जा पहुंचा, जबकि हरियाणा में नारनौल सबसे गर्म रहा, जबकि महाराष्ट्र में अकोला में पारा 46 डिग्री को पार कर गया। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है, बल्कि कई इलाके लू की चपेट में आ सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर भारत के कई इलाकों में लू चलने की संभावना है। कोरोना महामारी के बीच राजस्थान भीषण गर्मी में तप रहा है। जयपुर शहर में मुख्य चौराहों पर फव्वारे चलाए गए ताकि गर्मी से राहत मिल सके। शहर की सड़कों पर गर्मी की वजह से सन्नाटा पसरा हुआ है। पिछले 2 महीने से देश कोरोना से जूझ रहा है, लेकिन कोरोना के बीच में अब भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। जयपुर के स्टैचू सर्किल पर आप देखिए तस्वीरों में कि इस वक्त सर्किल के ऊपर यहाँ पर फव्वारे शुरू हो गए और पानी देने का काम शुरू हो गया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है।
हालांकि सड़कों पर सन्नाटा है, वैसे ही भीड़ नहीं है और उसके बाद में अब गर्मी की वजह से ज़्यादा मुश्किल आ रही है। हालांकि लॉकडाउन में छूट की वजह से लोग अपने अपने दफ्तर भी जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, लेकिन गर्मी परेशान कर रही है। राजस्थान के 5 डिवीज़न के अंदर गर्मी का अगले 5 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। काफ़ी लोग हमारे साथ हैं। आप बताएं क्या यहाँ पर ये फव्वारे क्यों चालू किए आपने? ये आप देखिए कि कई लोगों में ये है कि गर्मी से कोरोना कम होता है, लेकिन अभी तस्वीर सूरत हाल ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जयपुर की सड़कों पर सन्नाटा है, वीरानी है। कुछ लोग सुबह सुबह दफ्तर ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे गर्मी का दौर बढ़ता जाएगा। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है और आशंका जताई गई कि अगले 2 से 3 दिन में कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री तक जा सकता है। मौसम विभाग की ओर से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, यानी आने वाले 2 से 3 दिन में जो तापमान है वो 47 डिग्री तक जा सकता है। इसके बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर करीब 15 दिन पहले तक तापमान 35 डिग्री के आसपास चल रहा था, जो कि सामान्य से कम था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला और सड़कों पर गाड़ियाँ दिखाई दी, फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ खुल गई, तो उसके बाद जो प्रदूषण बढ़ा है उसकी वजह से भी माना जा रहा है कि तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और अब जिस तरह से रेड वार्निंग जारी की गई है मौसम विभाग की ओर से, तो उसके बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि चंडीगढ़ में जो रोज़ाना जो कामकाज है सुचारू रूप से चालू है, लेकिन फिर भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप क्या कहेंगे सर, जिस तरह से तापमान अब आशंका जताई जा रही है कि 47 डिग्री पहुंच जाएगा, रेड वार्निंग जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए, गर्मी अभी तो मई के महीने में शुरुआत में तो कुछ भी नहीं था टेम्परेचर, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह इतना नहीं चल रहा था और पोल्यूशन का उतना अंतर नहीं आ रहा था। लेकिन आज की डेट में अगर अपन देखेंगे तो पोल्यूशन बढ़ गया। गाड़ियाँ देखो आप इधर से रोड पे कितनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, और ये अगर 47-47 डिग्री टेम्परेचर जाएगा तो इससे निश्चित तौर पर पूरे इकोनॉमी